बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, एक तो राना सनाउल्लाह का केस है और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के हवाले से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में एक जवाब जमा करवाएगी। उस पर भी बात करेंगे कि इन दोनों केसेस के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। गफ्फार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वेलकम वेलकम भाई। गफ्फार साहब, राना सनाउल्लाह के हवाले से जो समाअत हुई है उसका अहवाल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। क्या साजिश पकड़ी गई है राना सनाउल्लाह की? देखिए, राना सनाउल्लाह की साजिश थी और ये पूरा एक साजिशी गिरोह है जो पिछले हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं कासिम खान साहब, उन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, जिसकी वजह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा था कि उनको अभी उनका जो जजेस हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया है उनकी एज, उनका जो टाइम था वो रहता था और गलत तरीके से उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और उसके बाद फिर एक मामला लटक गया था कि जो नए जज थे कासिम खान साहब और जो वफाकी हुकूमत है, क्योंकि ये वफाकी अदालतें हैं, जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो नैब की हो, वो FIA की हो, वो बैंकिंग अदालत हो या वो इंसदाद मंशियात अदालतें, ये वफाकी अदालतें हैं। और वफाकी अदालतें जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और वफाक के जो वजीर कानून हैं उनकी मुशावरत से ये बनती हैं। अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि इस जो राना सनाउल्लाह हैं इनके खिलाफ जो केस था उसमें जो शाकिर हसन साहब थे, उन्होंने काफ़ी मामलात को देखा और काफ़ी टफ टाइम दिया राना सनाउल्लाह को, और इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ट्रांसफ़र होता है 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र होता है और आज 31 जुलाई थी। 3 माह, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 माह हो गए। 4 माह कोई जज नहीं था, राना सनाउल्लाह पेश होते थे ड्यूटी जज के सामने और फिर चले जाते थे। ये जो नए जज साहब आए हैं, मोहम्मद नईम शेख साहब इनका नाम है, ये पहले एडिशनल सेशन जज साहब रहे हैं लाहौर में और हम इनकी अदालतों में पेश होते रहे हैं और इनका बहुत अच्छा यहाँ पर एक नाम पाया जाता है, क्योंकि वकील से बेहतर जज को कोई नहीं जानता। और जो वकील जज के सामने पेश होता हो उन्हें पता चल जाता है जज की काबिलियत का भी, जज की ईमानदारी का भी, और हर तरह से वो चीज़ें देख लेते हैं। तो जब नईम शेख साहब का 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये राना सनाउल्लाह के गले में एक ऐसा फंदा डलने लगा है कि नईम शेख साहब माफ़ी नहीं देंगे, और वो बड़े मेरिट पसंद और बड़ी और आप जानते हैं कि 4 महीने डिले क्यों हुआ है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये देख रही थी कि राना सनाउल्लाह इतनी दफ़ा वज़ीर कानून रहा है, इतने साल उसका असर व रसूख है, और वो ये चाहते थे कि मेरिट के ऊपर कोई ऐसा बंदा है जो मेरिट के ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई करे। और बिलाखिर नईम शेख साहब आए। आज पहली तारीख थी, एक अकरम नामी मुलजम मौजूद नहीं थे, और क्योंकि पहली तारीख थी जज साहब ने अभी फाइल भी पढ़नी थी, और आज लास्ट वर्किंग डे था। अगस्त में छुट्टियां हो रही हैं, अगस्त का पूरा महीना लोअर कोर्ट्स में छुट्टियां होती हैं। तो अदालत ने, क्योंकि वो मुलजम पेश नहीं था, सारे मुलजम होते तो फर्द जुर्म आयद हो जाती, तो अदालत ने इसमें पहले ये फरमाया कि सितंबर के पहले हफ्ते की तारीख, जो वकला थे राना सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा जी 11 सितंबर तक। एक बात सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी, जो नईम शेख साहब के हवाले से चलाई गई है। बेसिकली नईम शेख साहब एक इंतहाई काबिल जज हैं, और ये कहना कि उन्होंने राना सनाउल्लाह से पूछ के दी है। इसी जाने मैं भी आ रहा था कि जो आज सारा दिन ये चलता रहा कि जज ने राना सनाउल्लाह से पूछा कि आपको कौन सी डेट चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे सितंबर की डेट चाहिए, तो फिर उसको सितंबर की डेट दे दी गई। तो इसमें किस कदर सदाकत है? देखिए, सदाकत तो ये है कि ये इनको हम कहते हैं ये रूटीन मैटर्स हैं। वो जजेस भी हमने देखे हैं कि जो मुंह पर इनको बुरा भला कहते थे, और जब चैम्बर्स में बैठते थे व्हाट्सएप पर इनकी इजाज़त से आर्डर्स लिखा करते थे। तो ये जजेस का जो रवैया है अदालतों में, ये रूटीन मैटर्स हैं। अब कई दफ़ा हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम अपनी मर्जी की तारीख लेते हैं, हमारे क्लाइंट साथ होते हैं, अदालत पूछती है अच्छा चलें जो इनको सूटेबल है वो तारीख दे दें। उसका ये मतलब नहीं कि अदालत को हमें फेवर दे रही है, ये रूटीन मैटर्स हैं। अब हुआ ये है कि क्योंकि सितंबर में तो छुट्टियां हैं, सॉरी अगस्त में छुट्टियां हैं, सितंबर की ही तारीख होनी थी, इसके अलावा तो तारीख नहीं होनी थी। उस पर उनके वकला ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि इस सैटरडे नहीं, पहले हफ्ते के सैटरडे नहीं, अगले हफ्ते के सैटरडे को रख लें। अदालत ने कहा चलें जो ये कहते हैं वो तारीख रख दें। ये जो चीज़ें ये रूटीन मैटर्स हैं, और इसकी बुनियाद पर एक जज के बारे में या उनको मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी मेहनत से और बड़े चुन कर ऐसा बंदा लगाया जो मेरिट के ऊपर बात कर सकता है या मेरिट के ऊपर फैसला देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं।
बतौर वकील जो लोग अदालतों में पेश होते हैं, आप किसी भी सीनियर वकील से पूछ लें, और ये जो शहबाज शरीफ जब अदालतों में पेश होते थे, जिस अदालत ने पहली तारीख पर शहबाज शरीफ की जो अबूरी जमानत थी वो खारिज की थी, उसी अदालत ने, जो 2 रुकनी बेंच था सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में, उसी बेंच ने आधा घंटा इसकी तकरीर भी सुनी थी। और उसी बेंच ने शहबाज शरीफ को यह भी कहा था कि आए आप बताएं आप क्या चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जब दरखास्त जमानत खारिज करने लगे तो फिर इन्होंने दरखास्त वापस ले ली। तो ये अदालतों में रूटीन मैटर्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं राना सनाउल्लाह का, आज कोई भी शख्स जो राना सनाउल्लाह, जो उसके वकला की हालत देखता कि नईम शेख के आने के बाद उनको कितनी परेशानी है, ये वो चीजें हैं जो एक हमें ये उम्मीद दिलाती हैं कि मेरिट के ऊपर मामलात होंगे। हम इन छोटी छोटी बातों को लेके कि जज मुस्कुराए, जज ने देखा, जज उनकी तरफ देख के खांसी मारी, ये कोई चीजें हैं कहने वाली या ये बताने वाली। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई वो शख्स जो वकील है, वो शख्स जो अदालतों में रेगुलर पेश होता है, वो शख्स जो अदालतों में रेगुलर रिपोर्टिंग करता है, वो ये बातें जानता है कि ये अदालतों में नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। तारीख सितंबर की होनी थी, ये मामला वो है जो अभी अर्ली स्टेज पर है, इसमें फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। सिर्फ बेल केसेस या जो अर्जेंट केसेस हैं, छुट्टियों में जो जजेज हैं, जो दूसरी तरफ ड्यूटी जजेस हैं, उनके सामने पेश किया जाता है। और अगर इनकी तारीख अगस्त में मुकर्रर कर दी जाती, क्योंकि इस जज साहब ने भी तो छुट्टी पर जाना है, छुट्टियां तो इनकी भी, हर जज की 3 हफ्ते की छुट्टियां हैं। जो एडिशनल सेशन जजेस हैं, 1 हफ्ता वो ड्यूटी करते हैं और 3 हफ्ते छुट्टी होती है। तो जब 3 हफ्ते जज साहब ने नहीं होना, 1 हफ्ते वो बतौर ड्यूटी जज होगा, बाकी केसेस को भी देखेगा। तो अगर किसी और जज के बतौर ड्यूटी जज केस फिक्स कर भी दिया जाता, तो चार्ज फ्रेम नहीं होना था। चार्ज फ्रेम कर सकती है वही अदालत। चार्ज फ्रेम होना होता तो 4 महीने से ड्यूटी जज के सामने तो पहले पेश हो रहे थे राना सनाउल्लाह, तो हो जाता चार्ज फ्रेम। तो मैं ये समझता हूं कि जो नईम शेख साहब हैं, मैं पुरुमीद हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, जो 2 साल मैंने उनको देखा है अदालत को चलाते हुए, मैं उसकी बुनियाद पर यह कहता हूं कि नईम शेख साहब से बड़ी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह, और ये खौफजदा हैं। और अभी आप देखेंगे कि 11 सितंबर और अगली तारीखों पर मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, इंशाअल्लाह क्या होता है। अच्छा गफ्फार साहब, जो आसिफ अली जरदारी का एक जवाब जमा करवाया गया है पिंडी की एहतसाब अदालत में, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी नहीं है, ये जो ये खाम खा के केसेस बनाए गए हैं, मैं तो इलाज के बहाने वहां पर गया था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इसमें जो मामला है मैं तस्हीह कर दूं, ये रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में नहीं जमा करवाया गया। ये अभी इनके खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू हुई थी जो भी अदालत तक नहीं गई, और वो है अमेरिका में जो जायदाद बनाई गई थी और अपार्टमेंट खरीदे गए थे, उसकी ट्रांजैक्शन के हवाले से। और उस पर यह पूछा गया था कि वहां आपने जो पैसा लगाया वो पैसा कहाँ से आया है। 2 दफा इसको तलब किया जा चुका है। 23 जून 2021 को तलब किया गया था, फिर 16 जुलाई को तलब किया गया, ये पेश नहीं हुआ। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अबूरी जमानत दायर की, अबूरी जमानत इसको नहीं मिली कि जब तक मुलजिम पेश नहीं होगा तब तक अबूरी जमानत नहीं मिलेगी। फिर अगले दिन इन्होंने जो ड्रामा किया कि एम्बुलेंस अदालत के अंदर लेके गए और वो सारी चीजें, ये वो मामला है। इसमें जमानत अबूरी है, और अभी ये अबूरी जो जमानत है 2 अगस्त तक है मेरे ख्याल में। तो अबूरी जमानत में इनको अदालत ने कहा था कि आप शामिल तफ्तीश हों। शामिल तफ्तीश होने के लिए आपको बयान अपना जमा करवाना पड़ता है, आपके खिलाफ जो एलिगेशन हैं उसका जवाब देना पड़ता है। उसमें नैब रावलपिंडी को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको जवाब जमा करवाया है आसिफ जरदारी ने आज। और आसिफ जरदारी ने उस जवाब में ये लिखा है कि वो प्रॉपर्टी इस वक्त मेरे नाम पर नहीं है, मैंने वो खरीदी जरूर थी लेकिन उसी साल मैंने उसको आगे बेच दिया था, और जब मैंने ये खरीदी थी उस वक्त मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। आज मैं उस प्रॉपर्टी का जवाबदेह नहीं हूं क्योंकि इस वक्त वो मेरी मलकियत नहीं है। ये बेसिकली आसिफ जरदारी एक ड्रामा कर रहे हैं। ये जो पिछले दिनों बिलावल जरदारी गए थे, इनके पास बड़े, ये जैसे पाकिस्तान में कर लेते हैं, अमेरिका में भी बड़े लोगों के लिए बड़े तरीके हैं। और चाहे इन्होंने कोई पुरानी तारीखों पर उनको कोई एग्रीमेंट लिखे हैं, कुछ भी किया है, लेकिन इन्होंने वो प्रॉपर्टी उस वक्त तक जवाब नहीं दिया जब तक बिलावल जरदारी वापस नहीं आ गए। पहले हर तारीख पर ये बहाने लगाते रहे, और अब जब इनको वहां पर ये इल्म हो गया कि अब इनके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रही, तो अब इन्होंने जवाब जमा करवा दिया, और अब ये कहते हैं कि हमारे नाम पर नहीं है इसलिए हम जवाबदेह नहीं है और हमारे खिलाफ ये सियासी इंतकाम का केस है। तो अदालतें इन चीजों को बड़ा देखती हैं कि जब आपने खरीदी थी, चाहे आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, तो उसके बावजूद आपको मनी ट्रेल देना पड़ेगा, रसीदें देना पड़ेंगी कि बतौर पाकिस्तानी शहरी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए थे,
کہ آپ نے وہ جائیداد خریدی ہے، تو یہ جو آصف زرداری کہا کرتے تھے بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے، جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے، کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس سے پوچھو، تو یہ انہی اکاؤنٹس کیسز میں ہی 6 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں اور جیل بھی بھگت رہے ہیں، اور بیماری ڈرامہ کر کے وہ باہر آئے ہیں، میرٹ کے اوپر باہر نہیں ہے۔ تو جو چیزیں قانون ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں، بالآخر قانون قانون ہے۔ غفار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ عبدالغفار صاحب تھے جو آپ کے سامنے تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ عدالتوں میں جو انصاف کے حوالے سے اپوزیشن کو جو خاص طور پر ریلیف دیا جاتا ہے، سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور جو انصاف میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں رانا ثناءاللہ کے کیس کا کیا بنتا ہے۔ آصف علی زرداری کے بھی کیسز ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور غفار صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔